अरे बेटे, देखो बेटे, फिर से एक नए वीडियो में मैं हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। कैमरा ठीक चल रहा है ना? अरे बेटे, हाँ, कैमरा एकदम सही चल रहा है। हाँ तो भैया हम लोग फिर से हाजिर हैं भैया एक नए लेक्चर में। क्या स्टार्ट होने वाला है आज? तो आज भैया 12th क्लास के लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है सोल्यूशन, पहला चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का विलयन, ये आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, इसका पार्ट 1। ठीक है, और इसके जो पाप वगैरह है, जब ये इसके पूरे सारे पार्ट्स खत्म हो जाएंगे तो आपको इसके पाप असाइनमेंट मिल जाएंगे। और इसके जो नोट्स हैं वो नोट्स आपको आज या कल में अपलोड हो जाएंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए तो फटाफट जो है रिवाइज वगैरह करते हैं और अच्छे से करेंगे मैडम जी। एक एक चीज पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सारे फॉर्मूले याद कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। और अगर असाइनमेंट पे आपने नहीं देखा जाके तो कसम गंगा मैया की घर में घुस के मारूंगा, सातों के साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, कौन के मारूंगा। चलो भाई यहाँ देखो। अच्छा है, आगे मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें ऐसी बाहर आएगी। देखो भाई यहाँ देखो। चलो तो स्टार्ट करते हैं भैया। देखिए सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या होता है भैया? विलयन। उससे पहले आपको ये समझना होगा कि मिश्रण क्या होता है, मिक्सचर। तो आइए मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। तो देखिए भैया, जो मिक्सचर होता है, ठीक है, जो मिश्रण होता है, ठीक है। अच्छा एक शायरी भी याद आ गया भैया, तो देखिए वो शायरी बोल देते हैं, बड़ा दिन से मन कर रहा था बोलने का। और जो नोट्स आपको मिलेगा वो सारे हैंड रिटन नोट्स है भैया, उसको मैंने ही लिखवाया है, तो आप उसे अच्छे से देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। एक शायरी सुन लीजिए, सुन के आगे चलिए, ठीक है। थोड़ा सा शायरी को जैसे, एक शिक्षक के जीवन में क्या खास लिखा होगा, एक शिक्षक के जीवन में क्या खास लिखा होगा, तुम लोग तो बन जाओगे डॉक्टर इंजीनियर, पर शिक्षक यहीं खड़ा होगा। ठीक है भैया, चलिए ये बस शायरी मेरे मन में आ रहा था, हम कहे बोल दे, बहुत दिन से बोला नहीं गया। ठीक, मैंने बोला भी है कई जगह पे, बोल दिया भैया। चलिए यहाँ देखिए, तो मिक्सचर के बारे में हम लोग समझते हैं। तो मिक्सचर जो होते हैं भैया दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के आपको मिश्रण देखने को मिल सकते हैं। या मिश्रण होता क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देंगे तो मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, तो अब दो ही तरीके के मिक्सचर दिखते हैं, एक होता है भैया होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं समांगी मिश्रण। और एक होता है हेटेरोजीनस मिक्सचर, हेटेरोजीनस मिक्सचर, इसको हिंदी में बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। अब भैया होमोजीनस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है? ऐसे मिश्रण जिसमें सारे कंपोनेंट जो है, सारे जो मटेरियल है उसमें आपस में घुल जाए। जैसे चीनी पानी, ये अगर आप देखें, अगर चीनी अलग से आपको थोड़े दिखेगा, वो पूरा उसमें घुल जाएगा, तो ये आप बोलेंगे होमोजीनस मिक्सचर है। और हेट्रोजीनस मिक्सचर का मतलब क्या होता है भैया? ऐसे मिश्रण जो क्या करे, आपस में नहीं घुले। जैसे बालू पानी अगर आप घोलेंगे तो ये नहीं घुलेंगे, तो कंपोनेंट इसमें दिखेगा, तो आप उसके कहेंगे ये हेट्रोजीनस है, विषमांगी। अच्छा भैया, होमोजेनस के एग्जांपल कौन कौन से हैं भैया? तो इसमें केवल एक ही एग्जांपल है आपका, सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन, विलयन, जो आपको पढ़ना है, इसी पर पूरा चैप्टर बेस है, इसी पे कितने नियम होते हैं, लॉज होते हैं, कैसे बनता है, इसमें सांद्रताएं कैसे मापते हैं, ये सारी चीजें बस है, लिबिर लिबिर करना और कुछ नहीं। अच्छा हेट्रोजीनस कैसा होता है भैया? तो हेट्रोजीनस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, दो प्रकार आप ध्यान रखेंगे बस। कौन कौन सा? एक होता है कोलॉइड, ठीक है, कोलॉइड, ठीक है, इसको बोलते हैं कोलॉइड। और एक होता है सस्पेंशन, सस्पेंशन, ठीक। ये हमारे दो होते हैं हमारे हेट्रोजेनस मिक्सचर में। कोलॉइड को हिंदी में कोलॉइडी बोलते हैं और सस्पेंशन को हिंदी में निलंबन बोलते हैं भैया। ठीक है, तो सोल्यूशन के बारे में तो चर्चा ही करना है, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा चीज समझा दे रहे हैं। कोलॉइड कैसे होते हैं भैया? इसमें दो अवस्थाएं मिलती हैं हम लोग की, परिक्षेप अवस्था और परिक्षेपर माध्यम। ठीक है, डिस्पर्स फेड एंड डिस्पर्जन मीडियम, इस तरह के मिलते हैं। इसके एग्जांपल दूध, मक्खन, ये सब कोलॉइड होते हैं। सस्पेंशन क्या होता है भैया? सस्पेंशन ऐसे जैसे बालू पानी का घोल हो गया, चुन्ना पानी का घोल हो गया, तो ये सब सस्पेंशन है, निलंबन बनाते हैं। ठीक, और आपने जो है कि रोशनदानी से आते हुए कुछ ऐसे पार्टिकल्स देखे होंगे जो मान लीजिए किसी रोशनदानी से धूप की रोशनी आ रही है, तो उसमें पार्टिकल को ऐसे ऐसे नाचते रहते हैं, चमकते रहते हैं, तो ये भी कोलाइड का ही नेचर होता है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो वो चमकते हैं ना, तो उस चमकने के प्रभाव को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। यानी एक ऐसा प्रभाव जब कोई पार्टिकल, जब कोई कण प्रकाश की किरणों को फैला देता है, तो इसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। तो भैया ये कौन दिखाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, कोलाइड दिखाता है, सस्पेंशन दिखाता है। आपको ये ऑप्शनल में आ सकता है भैया बोर्ड में, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी वाला टॉपिक है, इसको रखना ज्यादा है, तो आप समझ लीजिए भैया। अगर आपको पहले से आता है आप आगे स्किप कर लीजिए, या फिर वीडियो को 2x पे करके देख सकते हैं आप। ठीक, और अगर नहीं आता है तो सीखिए भाई, सीखने में क्या आता है, पूरा जीवन सीखना है। तो ये टिंडल इफेक्ट दिखाता है और ये टिंडल इफेक्ट दिखाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप विलेन पढ़ेंगे तो ये सोल्यूशन जो है टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए
और बाकी जो इसकी और चीजें खास बात है वो नोट्स में लिखी गई है, तो आप वहां से उसको कॉपी कर सकते हैं। चलिए, हाँ भैया, तो ये हो गया टिंडर फ्लॉवर। तो ये आपका मिक्सचर मैंने बता दिया भैया एक छोटे से टॉपिक से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन के बारे में। सोल्यूशन क्या होता है डिटेल में इसका एनालिसिस करते हैं। आइए भैया। अंजलि, तुम मुझे बोल जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं ये केमिस्ट्री बोल जाऊं ये मैं होने नहीं दूंगा। बाबू भैया, ये मेरी अनुराधा है बाबू भैया, ये मेरी अनुराधा है, ये जागती मेरी माँ है, ये जागती मेरी माँ है बाबू भैया। बाबू भैया, अरे मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। चलो भाई यहाँ देखो, देखो भाई देखो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन, ठीक है। अरे बड़ो एनर्जी चाहिए, बड़ो बड़ो एनर्जी, बड़ो एनर्जी, बड़ो अरे जबे जी, ठीक है। चलो यहाँ देखो भाई, देखो भाई एनर्जी में रहो, एनर्जी में एकदम पहुंच के पड़ेंगे, ठीक। एक बार चल रहा है ना, हाँ भाई। माइक कसम डर लगता है कहीं माइक गिर के छटक ना जाए, ठीक। चलो यहाँ देखो, अब भैया हम लोग सोल्यूशन की चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं सोल्यूशन जो होता है भैया, सोल्यूशन जो विलयन होता है वो हमेशा दो चीजों से मिलके बनता है। वो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है भैया, एक होता है सॉल्यूट, ठीक है, एक होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट, सैल्यूट नहीं, सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट को हिंदी में बोलते हैं विलेय और सॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं विलायक। तो जब विलेय और विलायक को आपस में मिलाएंगे तो बनता है क्या भैया, सोल्यूशन। भैया इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर सर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। ये ये चलिए भैया यहाँ देखिए। तो अच्छा अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे, कौन कम रहेगा कौन ज्यादा रहेगा, तो इसको समझिए। जो सॉल्यूट होता है ये विलेय जो होता है ये कम रहेगा। अब कैसे याद करेंगे, ट्रिक से देखिए। सॉल्यूट में कम वर्ड आ रहे हैं भैया और सॉल्वेंट में ज्यादा वर्ड आ रहा है, तो जो कम वर्ड आ रहा है वो कम मात्रा में रहेगा और जिसमें ज्यादा वर्ड आ रहा है वो ज्यादा मात्रा में रहेगा। तो सॉल्यूट यानी जो विलेय है ये आपको कम रखना है और सॉल्वेंट जो है ये आपको ज्यादा रखना है, लार्ज अमाउंट पे रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना है। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे भैया चीनी है और पानी है, तो चीनी को पानी में घोलेंगे तो किससे ज्यादा रखेंगे भैया, पानी ज्यादा रखेंगे चीनी कम रखेंगे, तभी ना विलेन बन पाएगा। अब भैया हड़ल्ला भर का चीनी ले लेंगे, पानी लेंगे तई कटोरी भर का, कहाँ बन पाएगा विलेन, पर चीनी एकदम हड़ा भर का हो गया तो नहीं बन पाएगा ना। तो जिस कारण से सॉल्वेंट ज्यादा रखना होता है, और कभी भी क्वेश्चन में अगर सॉल्वेंट ना दिया हो तो हम लोग को अपने से पानी मांग के चलना है, ठीक है। और कोई विलायक की बात ना करे भैया, अमूमन कई सारे विलायक ले लेते हैं, एथिल अल्कोहल ले लेते हैं, बेंजीन ले लेते हैं, अगर ना लिया जाए तो आप पानी मान के ही चलेंगे। ले पानी ना पानी, पानी ना पानी, पानी गिलास है पानी, पानी ना पानी, पानी बोतल है पानी, पानी ना पानी, ला पानी ना पानी, पानी पानी ना पानी। ठीक है भैया। चलिए ये मेरे पानी का अलार्म है भैया, जब हमको प्यास लगता है तो ऐसे ही पनिया का अलार्म बज जाता है। चलिए यहाँ देखिए, तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन के बारे में। सोल्यूट प्लस सोल्वेंट मिला के बनता है, ये कम होता है ज्यादा होता है। अच्छा अब देखिए सोल्यूशन जो होते हैं ये तीन प्रकार के हो सकते हैं भैया। कितने प्रकार के हो सकते हैं, तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, एक होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन, और एक होता है सुपर सैचुरेटेड, ठीक है, अंधरायल साण, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड इसको बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, अनसैचुरेटेड मतलब होता है असंतृप्त, सैचुरेटेड मतलब होता है संतृप्त, और सुपर सैचुरेटेड मतलब होता है अति संतृप्त। तो इसका मतलब समझ लीजिए भैया एक एक करके। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिसमें विलायक में विलेय पूरी तरीके से नहीं घुले होते हैं। अब भैया देखिए कोई भी चीज घुलता कैसे है, तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पे बर्तन है, ठीक है, बर्तन नहीं लेते हैं, काम करते हैं हम लोग अपना देसी लेते हैं, ठीक है, डेकचा लेते हैं। क्या लेते हैं भैया, डेकचा, डेकचा देखें, पतीला, ठीक है। यहाँ देखिए ये डेकचा ले लिए भैया, इस डेकचा में मान लीजिए आपका क्या भरा है भैया, पानी भरा हुआ है। तो पानी के मॉलिक्यूल कैसे दिखेंगे भैया, ऐसे गोल गोल होंगे। भैया परमाणु तो गोले होता है ना भैया, परमाणु देख लीजिए, अणु देख लीजिए, सब गोली फॉर्म में होते हैं। तो इस तरह के फॉर्म में ऐसे ऐसे गोल हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे गोल ऐसे करके सरियाए हैं इसके अंदर। तो भैया देखिए जब भी कोई भी आप गोल जी ऐसे सरिया लेंगे तो उसके बीच में देखेंगे ये, तो उसके बीच में ऐसे खाली स्थान बन जाएगा, ठीक है। आप सरिया के देखिएगा, देखिए ऐसे 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 आप कैसे भी सरिया लीजिए, देखिए खाली स्थान बच रहा है, ठीक है, ये स्पेस बच रहा हुआ है। तो उसी तरह से जब पानी के मॉलिक्यूल्स भी ऐसे पड़े होंगे तो उनके बीच में देखिए ये सब स्पेस, ये सब ये क्या है, ये सब खाली स्थान ऐसे बचा होगा। तो भैया कोई भी चीज कैसे घुलता है, तो दांत चियार देंगे सर जी ये तो इसमें ऐसे गया है, ये हिला दिया घुल गया। तो भैया घुलता किस, इसके पीछे साइंस क्या है, साइंस ये है कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप है
तो जो पदार्थ तुम घोल रहे हो वो पदार्थ उस गैप में जाके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, अड़स जाएगा उसी में। तो जब अड़स जाएगा तो तुम्हें दिखेगा नहीं, तो आप कहेंगे सर जी घुल गया। हाँ, लेकिन अगर वही पार्टिकल जो है बड़ा रहेगा साइज में, जो उस गैप में फिट नहीं होगा, तो आप कहेंगे नहीं घुलेगा। तो बस यही घुलने का कॉन्सेप्ट होता है। तो भैया अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी में आप 500 ग्राम चीनी घोल सकते हैं, लेकिन आपने घोला कितना, 400 ग्राम ही घोला। तो जब 400 ग्राम ही घोला तो अभी भैया उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी के आप नहीं न गए, तो आप क्या कहेंगे कि ये विलेन अभी असंतृप्त है, मतलब इसे और दो, इसे और चाहिए, और अपने अंदर घोल सकता है। तो ऐसा विलेन जो होता है अनसैचुरेटेड कहलाता है। ठीक, ये घोलने कॉन्सेप्ट में मैंने बता दिया। अच्छा, अब वही सैचुरेटेड क्या होता है भैया, संतृप्त। संतृप्त मतलब ऐसा विलेन जिसकी कैपेसिटी जितनी है आप उतना उसमें मिला दिए। जैसे 1 लीटर में 500 ग्राम चीनी आप घोल सकते हैं, मान लेते हैं, तो आपने 500 ग्राम चीनी उसमें घोल दिया, मतलब उसमें जितने स्पेस खाली थे पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो सारे आपने क्या कर दिए, भर दिए। तो भैया ऐसे विलेन को बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, संतृप्त विलेन। अब अगर आप उसमें एक रत्ती भी चीनी घोलेंगे तो वो नहीं घुलेगा, वो ऊपरी रह जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया उसके सारे स्पेस तो आपने भर दिया, तो अब वो कहाँ रखेगा। ठीक है, तो वो घुलेगा नहीं। आप इसे प्रैक्टिकल घर पे करके भी देख सकते हैं। ठीक भैया, लेकिन अब कुछ कुछ लोग होते हैं भैया, दर 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 अपना दिमाग ज्यादा चलाएंगे। वो कहेंगे भैया सैचुरेटेड हो गया, मैं तो जबरदस्ती कोचेंगे इसके अंदर, हम तो कोचेंगे, आओ कोचो। ठीक है, देखो तो कैसे कोचना होता है भैया, तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना होता है। सुपर सैचुरेटेड जैसे सोल्यूशन आपने देखा होगा, जो हलवाई वगैरह होते हैं जब सीरा उरा बनाते हैं, तुम्हारे एकदम गर्म करके पतीला में ये लिबिर लिबिर है, लिबिर लिबिर बलगम की तरह उसमें चीनी घोषते हैं, एकदम पूरा सीरा बनाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। तो ऐसे सोल्यूशन जो एकदम हीट करके उसमें और भी विलेय पदार्थ मिला सकते हैं, तो इस सोल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक, सॉरी, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक भैया, तो इसे बोलते हैं अति संतृप्त विलेन, जिसमें आप गर्म करके और भी विलेय घोल सकते हैं। तो ऐसा विलेन। चले भैया, तो विलेन के 3 प्रकार मैंने बता दिए, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड मैंने बता दिया। चलिए अब आगे हम लोग मेन टॉपिक इसका शुरू करते हैं, जिसमें कुछ सांद्रता के पद मिलेंगे, कैसे हम लोग सांद्रता निकालेंगे, कंसंट्रेशन निकालेंगे, मात्रा कैसे बताएंगे किसी भी पदार्थ का। तो आइए भैया शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, ठीक है, डेक्चा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए बड़ू, लो बड़ू, आगे चलो बड़ू। चलिए डेक्चा कॉन्सेप्ट हो गया। आइए अब हम लोग करेंगे भैया क्या, अब फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए मोल का फॉर्मूला, MOLE। ठीक है, MOLE, MOLE, मोल, MOLE, श्रीवल्ली नहीं, मोल। पुष्पा, पुष्पराज। ठीक है, छोड़ भाई, यहाँ देखो, तो मोल जो है इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मोल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, देखिए कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है गिवन वेट, यानी दिया गया भार। ठीक है, गिवन वेट, दिया गया भार, इसको स्मॉल w लिख देते हैं, और अपॉन में अणु भार, अणु भार को इंग्लिश में मोलर मास बोलते हैं। ठीक है, मोलर मास, इसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम मोल का फॉर्मूला लिख सकते हैं भैया। दिया गया भार बटा में अणु भार को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, मोल बोलते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो अणु भार का यूनिट होता है, जो मात्रक होता है, वो ग्राम पर मोल होता है। इस तरह से लिखा होगा, आपको मिलेगा, या आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम और पर मोल, मतलब मोल ऊपर जाए क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, मोल इनवर्स। भैया देखिए, इसको बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने आपको सिखाया था कि ग्राम पर मोल मतलब क्या, ये मोल है। अगर कोई पावर नहीं होती तो 1 मान सकते हैं इसकी पावर। तो भैया कोई भी पावर अगर नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर क्या होता है भैया, प्लस माइनस में चेंज होता है। तो देखिए पावर प्लस में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो इस तरह से हम भी लिख सकते हैं ग्राम मोल इनवर्स, इसको इनवर्स पढ़ते हैं। ठीक, या इसको पढ़ सकते हैं ग्राम मोल की पावर -1। तो ग्राम पर मोल में होगा या फिर ग्राम मोल इनवर्स में होगा अणु भार का मात्रक। और जो भार होगा वो किस में दिया होगा, आपको ग्राम में दिया होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर भार केजी वगैरह में दिया है तो आप उसे ग्राम में चेंज कर लीजिएगा। आपको पता ही होगा 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है भैया, 1000 ग्राम होता है। तो अगर 1 ग्राम की वैल्यू निकालेंगे तो 1 ग्राम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 ग्राम में कितना केजी होता है, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो अब 1 ग्राम चाहिए आपको, 1 ग्राम। तो आप ये जो 1000 लिखा हुआ है इसको नीचे ले क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/1000 केजी। तो 1 ग्राम में इतना केजी होता है। इस तरह से आपको कन्वर्जन करने भी आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बता दिया आप लोग को ताकि आप लोग को ध्यान रहे, क्योंकि ये सारी चीजें लोग पूछ लेते हैं। अच्छा, इसी में देखिए आपको बता देते हैं, प्रेशर के भी कुछ कन्वर्जन बता देते हैं। एक एटीएम जो होता है वो बराबर होता है 1 बार के। ठीक है, लगभग लगभग 1 बार। सारे के सारे प्रेशर हैं भैया, दाब, दाब के मात्रक हैं सब। एक एटीएम में भैया 1 बार होता है,
और पास्कल में देख लीजिए 1.01 इंटू में 10⁵ पास्कल, ऐसे पीए लिखा होगा। जो एसआई यूनिट होता है, ठीक है, एसआई आप जानते होंगे, जिसमें सारी पद्धति आपको निर्धारित की गई है, भैया इसी में रखिए। तो जो एसआई मात्रक होता है प्रेशर का, वो एटीएम में लेते हैं, ज्यादातर एटीएम में ही होता है। लेकिन आप ये सब भी देख लीजिए, हो सकता है कन्वर्ट करने को आ जाए, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब आपस में बराबर होते हैं। एक एटीएम एक बार इतना पास्कल हो गया। अच्छा, 760 टॉर होता है, ठीक है, और ये किसके बराबर होता है भैया, 760 mmHg, ठीक है, मिलीमीटर मरकरी। ये सारे के सारे भैया प्रेशर के ही मात्रक है, और ये सब आपस में क्या होते हैं भैया, इक्वल होते हैं। आप एक एटीएम को एक बार के बराबर भी कर सकते हैं, एक एटीएम को इतने पास्कल के बराबर भी कर सकते हैं, एक एटीएम को इतने टॉर के बराबर भी कर सकते हैं, और एक एटीएम को 760 mmHg के बराबर कर सकते हैं। सब कुछ आपस में बराबर है, इधर उधर सब, ठीक है। अब इसमें से आपको जैसा कन्वर्जन करने को आप आराम से कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मोल का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ बताया कि मोल जो होता है वो गिवन वेट अपॉन में क्या होता है भैया, मोलर वेट होता है। गिवन वेट आपको ग्राम में रखना है, मोलर वेट आपको ग्राम पर मोल में रखना है। चलिए आगे चलिए भैया, लब से, अब लब से चलो भाई, आगे चलो, ठीक। ये तो भैया मोल का फॉर्मूला हो गया। एक मामला और समझ लीजिए कि साइंटिस्ट ने जो है कितने मोल को डिफाइन किया है, कितने नंबर से। तो आप ये देख लीजिए, 1 मोल बराबर, ठीक है, 1 मोल बराबर जो होता है वो एक नंबर होता है, नंबर आप कह सकते हैं 6.022 इंटू में 10⁻23, ठीक है, ये नंबर आपको ध्यान रखना है। एक मोल में जो होते हैं वो इतने नंबर के बराबर पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं। अब कण में आपका कुछ भी आ सकता है, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी आपको बोले, बस आपको ध्यान रखना, अगर एक मोल की बात कर रहा है तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। जैसे मैं पूछूं, बताइए एक मोल मार्कर में कितने अणु होंगे, तो आप कहेंगे सर जी इतना होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं एक मोल डेस्टर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप कहेंगे इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर कोई भी चीज एक मोल है तो उसकी इतनी नंबर फिक्स है भैया, तो आपको याद रखना है। अच्छा, इसी नंबर को हम लोग जो कहते हैं भैया, क्या कहते हैं भैया, अवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। कैपिटल एन और इसके नीचे कैपिटल ए, इस तरह से लिखते हैं। तो अवोगाद्रो नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अवोगाद्रो भैया एक साइंटिस्ट है जिनका मुंह एकदम चूसा लाम की तरह है। आप जाके गूगलिया पे सर्च करिएगा, आपको एकदम चमकते हुए अवोगाद्रो दिख जाएंगे, ठीक है, एकदम चूसा हुआ, बहुत मस्त है। देखिएगा, आप लोग को हंसी बढ़ते जाएगा। कमेंट करके बताइएगा उनका चेहरा कैसा है, ठीक। तो ये एक मोल बराबर 6.0 × 10⁻23, इसको अवोगाद्रो नंबर बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा चलिए, मोल के कुछ और फॉर्मूले देख लीजिए भैया। तो मोल को मैं स्मॉल एन लिख देता हूँ, ठीक है, आप तो समझिए गए। एक फॉर्मूला और होता है मोल का, मोल बराबर होता है पार्टिकल नंबर अपॉन में अवोगाद्रो नंबर, ठीक है, Na, अवोगाद्रो नंबर। ये भी एक मोल का फॉर्मूला होता है भैया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कभी पार्टिकल नंबर बताने को दे दिया है कि बताइए एक मोल में इतने हैं तो इतने में कितने होंगे, तो आप यहाँ से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। मोल यहाँ रख लेंगे, अवोगाद्रो नंबर डिवाइड में इधर लाके मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो पार्टिकल नंबर निकल जाएगा। पार्टिकल में कुछ भी आपको पूछ सकता है, कण, अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी पूछे, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। अच्छा भैया एक चीज और देखिए, अब आपको ये बात पता है कि अगर मैथ में एलएचएस आपस में बराबर हैं, किसी दो इक्वेशन के एलएचएस बराबर हैं, तो आरएचएस भी बराबर होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ देखिए, इस वाले फॉर्मूले का ये n और इस वाले फॉर्मूले का ये n, दोनों तो मोल को ही बता रहे हैं भैया, ये तो चेंज होगा नहीं। तो जब इन दोनों का एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, मोल मोल बराबर है, तो इनका आरएचएस यानी राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं स्मॉल w बाई कैपिटल W, ये बराबर होगा कैपिटल N बाई में Na के। तो ये एक फॉर्मूला ये भी हमारा बन जाता है, जो इन दोनों के रिलेशन से निकल के आता है। स्मॉल w अपॉन में कैपिटल W इक्वल टू में कैपिटल N अपॉन में Na। इस तरह से आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं। अच्छा चलिए आगे चलिए भैया, चलिए बड़ो आगे चलते हैं। कसम गंगा मैया की, घर में घुस के मारूंगा। मर्द बनने का इतना ही शौक है तो इन कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे दिया, वरना तारीख पे तारीख निकल जाएगी, लेकिन कभी न्याय नहीं मिलेगा तुझे। चलो यहाँ देखो, ठीक। तो ये मोल के मैंने फॉर्मूले आपको बताए कुछ कुछ। अच्छा देखिए, मोल जो होता है एक एसटीपी पर मोल भी आ जाता है भैया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस मोल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मोल बराबर में होता है वॉल्यूम, आयतन। आयतन आपको ध्यान रखिएगा लीटर में लेना है, ठीक है, आयतन आपको लीटर में लेना है, और नीचे आपको डिवाइड दे देना है 20.54 लीटर, ठीक है, इससे आपको डिवाइड दे देना है। तो भाई लीटर से लीटर कट जाएगा, आपका वॉल्यूम बच जाएगा, मोल बचेगा, ठीक। तो मोल का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला आप कब लगाएंगे भैया, ये आप फॉर्मूला लगाएंगे एसटीपी पर, ठीक है। जब कोई गैस
ठीक है, या कोई गैस हो या कोई पदार्थ हो, गैस ही फॉर्म में ज्यादातर लेते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे लेते हैं और उसके मोल निकालने को आप लोग को बोले तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एसटीपी या फिर एनटीपी, ठीक है, इसको आप लगा सकते हैं। अब भैया मोल की जगह आप ये भी रख सकते हैं, दिया गया भार बटा में अणु भार इक्वल टू में वॉल्यूम अपॉन में 22.4, ठीक है, इस तरह से आप इस फॉर्मूले को ओपन भी कर सकते हैं। भैया इसकी जगह ये रख सकते हैं कि नहीं, मोल बराबर ये होता है, ठीक। तो एसटीपी और एनटीपी पर ये सारे केस लगाने होते हैं, तो ये मोल के फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। चले भैया आगे चलते हैं, वॉल्यूम मीटर में रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा अब और देखिए भैया, और क्या बता दें, अब देखिए, ठीक, अब हम लोग सीखते हैं भैया मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं। तो मोल प्रभाज जो होता है, मोल फ्रैक्शन, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, एक मिनट रुकिए, पानी पी ले। और तू मेरा लल्ला है यहाँ पे। तो भैया मोल प्रभाज निकालने के लिए क्या करते हैं भैया, हम लोग इसका एक सिंबल यूज करते हैं, ऐसे बड़का वाला एक्स यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे बड़का एक्स यूज करते हैं, इसको बोला जाता है काई, ठीक है, इसको काई बोलते हैं। तो अगर मोल फ्रैक्शन किसी का निकालना है तो ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए किसी सोल्यूशन में, ठीक है, ये पूरा सोल्यूशन देखते हैं, मान लीजिए डेक्चा है, डेक्चा में आपका ए पड़ा हुआ है और बी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये हमेशा किसी एक कंपोनेंट का निकलता है मोल फ्रैक्शन। तो मान लीजिए आप ए का निकाल रहे हैं तो आप लिखेंगे काई ए बराबर में, ठीक है, इसके मोल्स यानी ए के मोल्स, तो आप लिखेंगे एन ए यानी ए का मोल, अब बटे में इस डेक्चे में जितने चीज घुले हुए हैं सबके मोल आपको नीचे जोड़ के लिख देना है। तो इसमें देखिए ए घुला हुआ है, बी घुला हुआ है, तो आप लिखेंगे ए का मोल प्लस बी का मोल, इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन को निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप बी का निकालते हैं मोल फ्रैक्शन, तो आप लिखते काई बी बराबर में, ऊपर रखते उसके बी का मोल, ठीक है, बी का मोल, जिसका आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसका मोल सिर्फ ऊपर रखना है और नीचे रखना है टोटल मोल, जितने घुले हैं सबका जोड़ के टोटल रखना है। तो बी का निकाल रहे हैं तो ऊपर रखेंगे बी का मोल और बटे में ए और बी इसमें दोनों घुले तो आप एन ए प्लस एन बी यानी टोटल मोल इसमें जोड़ देंगे, तो इस तरह से हमारा काई भी निकल जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कभी कभी एग्जाम में दो कंपोनेंट नहीं देता, उसमें तीन चीज घुला होता है, मान लीजिए सी भी घुला हुआ है, अब अगर आपको किसी इसमें से पूछ दिया कि बताइए कितना आएगा, तो आप किसी का भी निकालेंगे, जैसे मान लीजिए मैं बी का निकाल लेता हूँ, तो आप लिखेंगे काई बी बराबर में, ऊपर तो इसी के मोल रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जिसके काई निकाल लें उसी का मोल ऊपर रखना होता है और नीचे रखना होता है भैया टोटल मोल। तो टोटल आप देखिए ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो इन तीनों को जोड़ के गोंच के रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है, इस तरह से टोटल मोल यहाँ जोड़ के रखेंगे, तो ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा। नॉर्मली लोग जो है कि बोर्ड में दो ही कंपोनेंट वाला एग्जाम में देते हैं निकालने के लिए, तो इस तरह से आपको निकालना है। अच्छा भैया इसका जो यूनिट क्या होगा, मात्रक क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन का कोई भी मात्रक नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक रिलेशन आपको ध्यान रखना है भैया, कोई भी कंपोनेंट जो होता है, हाँ कोई भी मतलब जो सोल्यूशन होता है उसमें जो काई ए होता है और प्लस काई बी जो होता है, मतलब इन दोनों का जो सम होता है वो कभी भी एक से ऊपर या एक से नीचे होगा, लेकिन एक से ऊपर नहीं हो सकता, तो ये बराबर हमेशा एक के ही होता है, ठीक। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है भैया कि काई ए और काई बी का जो सम होता है वो बराबर हमेशा एक के ही आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ काई ए काई बी काई सी है, तो इन तीनों का जोड़ देंगे तो एक के ही बराबर आएगा, मतलब जितने भी कंपोनेंट उसमें घुले हैं अगर उन सबका मोल फ्रैक्शन जोड़ा जाए तो हमेशा एक के बराबर ही आता है। ये आपको ध्यान रखना है, ज्यादातर यही फॉर्मूला लोग पूछ लेते हैं, रिलेशन का यूज भी करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमें पूछ दिया कि बताइए काई बी हमारा कितना है, 0.2 है, तो मेरा काई ए कितना आएगा, तो आप काई बी को क्या रख देंगे भैया 0.2, तो काई ए ऐसे लिख लेंगे प्लस ये कितना रख लेंगे 0.2 बराबर के लिख देंगे 1। अब 0.2 उधर जाके हो जाएगा भैया माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, तो बताइए मेरा काई ए कितना आ जाएगा, काई ए बराबर में हो जाएगा 1 और हो जाएगा माइनस 0.2, तो कितना बचेगा भैया 0.8 बचेगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन में बहुत काम देता है भैया, आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत मदद करेगा। चलिए आगे चलिए, ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया भैया, ये रिलेशन हो गया मोल फ्रैक्शन का। अब आइए आपको कुछ मोलरता वगैरह बता देते हैं कि कैसे मोलरता निकलता है, ठीक। मोलरता सबसे ज्यादा यूज होने वाला भैया टर्म है सोल्यूशन में, मोलरता जिसको इंग्लिश में मोलैरिटी बोलते हैं, कैपिटल एम से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इसके फॉर्मूले को डायरेक्ट लिख देते हैं भैया, मोलैरिटी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे ज्यादा यूज यही होता है। कभी भी अगर आपको सांद्रता नहीं बताई गई हो किस में लें तो आप ध्यान रखिएगा उसको मोलरता में ही मापते हैं, मोल पर लीटर इसको लिखते हैं। तो देखिए मोलरता बराबर में क्या होता है भैया, मोल, मोल हो गया और अपॉन में लीटर, यानी जो वॉल्यूम है वो किस में लेना है आपको, लीटर में लेना है, तो ये वॉल्यूम आपको लीटर में लेना है, तो इसे कहते हैं मोलरता, यही मोलरता है आपका, ठीक है। मोल पर लीटर इसका यूनिट क्या हो जाएगा भैया, इसका यूनिट जो होता है
इसका जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो क्या होता है, मोल पर लीटर, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। ठीक है भैया, लीटर ऊपर जाके इनवर्स बन सकता है, या कभी कभी जो है ऐसे कैपिटल एम लिख के भी छोड़ देता है, जैसे आपको ऐसे लिख देगा 2m, 0.2m, इस तरह से आपको बताएगा। तो कैपिटल एम अगर लिखा है तो समझिए वो सांद्रता कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, जो कि मोलरता से ही निकाली जाएगी, ज्यादातर इसी से लोग निकालते हैं। ठीक, अच्छा, तो आयतन आपको लीटर में रखना है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आयतन जो है वो ml में दे देता है, मिली लीटर में। तो आप क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करना है। अगर ml में दिया है तो ऊपर 1000 से गुणा कर देना होता है, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो आप लिखेंगे मोल इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय में आयतन, वॉल्यूम, लेकिन यहाँ लीटर में था, अब यहाँ पे ml में आयतन लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर 1000 से क्या कर लिया भैया, गुणा कर लिया है। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं जब आयतन कब दिया हो, ml में दिया हो। अच्छा, इस मोल को खोल के भी लिख सकते हैं भैया। तो अगर इस मोल को खोलेंगे तो क्या लिख सकते हैं भैया, दिया गया भार बटा में अणु भार इंटू में 1000, तो ऊपरी था 1000, और अपॉन में आयतन इधर क्या हो जाएगा, ml में। ठीक है, अब देखिए दिया गया भार बड़ा बटा में अणु भार, और ये बड़का ब्रैकेट इधर है, तो ये क्या होगा भैया, ये इसके नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स मैंने सिखाया था, जाके वो लेक्चर देख के आइए। ठीक, यहाँ पर देखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं दिया गया भार इंटू में 1000 अपॉन में अणु भार इंटू में आयतन, किसमें रखना है हमको, ml में। तो मेरा जो मेन फॉर्मूला है मोलरता का, वो निकल के ये ऐसे आएगा। ठीक है, पूरा ओपन फॉर्म में इस तरह से आप, तो भैया इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने से अच्छा आप ये छोटा सा याद करिए, मोल पर लीटर। इतना बड़ा तो आप बना ही सकते हैं, क्योंकि मोल का फॉर्मूला आपको पता ही है, दिया गया भार बटा में अणु भार, आराम से रखिए, इंटू इंटू करने आता ही है, लब से करिए भैया, आंसर निकालिए धाए से। इस तरह से आप करेगा भैया, रटेंगे मोलरता बराबर में सर जी W 1000 मारेंगे, लपड़ गिर जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इससे अगर लंबा लंबा याद करें, कितना याद करोगे भाई, तुम ही बताओ। ठीक है, छोटा छोटा याद करोगे तो बड़ा बना लोगे, बड़का याद करके क्या फायदा होगा, उतना याद भी नहीं हो पाएगा, एक तो अंतिम समय चल रहा है बोर्ड का। ठीक है, तो फटाफट याद करो, चलो छोटा छोटा, छोटा से बड़ा बनाने की कोशिश करो, और इसके लिए मैथ आना चाहिए। ठीक है, मैथ 9-10 तक का देखिए, मैथ जो होता है सबसे बेसिक होता है, इतना तो आना ही चाहिए। ठीक, फिर भी मैंने उससे बहुत कम बताया है मैथ, जितना काम में आ जाए, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, आपका मैथ जो है काम चलाऊ हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के लिए। चलिए आगे चलते हैं भैया। तो ये मोलरता हो गया भैया, मोलैरिटी। अच्छा, इसी का एक जुड़वा भाई होता है मोललता, लता। ठीक है, मोललता, इसको बोलते हैं मोलैलिटी। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भैया हम लोग स्मॉल m लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है मोल पर वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम जो हम लोग लीटर में लेते हैं, और यहाँ पे हमें भार रखना होता है। ठीक है, वॉल्यूम भार के रूप में रखना होता है, तो हम इसका वॉल्यूम केजी में लेते हैं। ठीक है, किस में लेते हैं भैया, केजी में, किलोग्राम में लेते हैं। और इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है भैया, यूनिट, इसमें मोल पर लीटर था, तो इसमें क्या हो जाएगा, मोल पर केजी हो जाएगा। मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने भार लिया है यहाँ पर आयतन के रूप में केजी में। अच्छा, वही चीज जैसे आप यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ग्राम में कोई चीज दे दिया, तो आप क्या रखेंगे, मोल इंटू में 1000 ऊपर कर लेंगे, और डिवाइडेड बाई में आयतन अब लेंगे, जो भार लेंगे उसको आप ग्राम में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने 1000 से ऊपर इंटू कर लिया। वही चीज आप मोल को यहाँ पे खोल सकते हैं और इसका एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इस तरह से ये मोलैरिटी भी हो गया भैया। अब आगे आइए। ठीक है, ज्यादातर आपको यूज जो होता है वो मोलैरिटी ही होता है क्वेश्चन में, मोलैरिटी बहुत कम होता है। ये मोलैरिटी हो गया। अच्छा, अब देखिए भैया, अब आपका एक और कंसंट्रेशन टर्म बचा है सांद्रता मापने का, जो मात्रा मापते हैं, वो है नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी, ये नॉर्मेलिटी होता है, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। पार्टिकल नंबर को भी कैपिटल एन से करते हैं भैया, इसको भी कैपिटल एन से ही करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये नॉर्मेलिटी होता है। तो नॉर्मेलिटी के लिए क्या करेंगे भैया, इसका फॉर्मूला होता है ये, ध्यान रखिएगा, दिया गया भार, ठीक है, ग्राम बटा तुल्यांक भार, तो दिया गया भार बटे में कैपिटल ई, ठीक है, इसको तुल्यांक भार बोलते हैं, इनटू में आयतन लीटर में। ये हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है। दिया गया भार यानी स्मॉल w बटे में तुल्यांक भार इनटू में आयतन लीटर में, ये हमारा होता है। अच्छा, लेकिन अगर आयतन ml में दे दे तो हम कैसे लिख सकते हैं भैया, तो ऐसे लिख सकते हैं, दिया गया भार इनटू में 1000, वही कर देना, ऊपर 1000 से इनटू, बटे में तुल्यांक भार नीचे, तुल्यांक भार को इंग्लिश में इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, और इनटू में वॉल्यूम लीटर में है, तो वॉल्यूम को हम किस में ले लेंगे, अब ml में ले लेंगे, मिलीलीटर में ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर मैंने 1000 से गुणा कर लिया। तो ये हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है भैया, इसको किस में मापते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं, ग्राम, ठीक है, ग्राम तुल्यांक बटा आयतन। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट
ग्राम पर इक्विवेलेंट लीटर ऐसे लिख लेते हैं, ग्राम पर इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऐसे लिख सकते हैं या फिर लीटर लिख लेते हैं, चलिए ठीक है, ये हम लोग इसका यूनिट यूज कर सकते हैं, ग्राम पर इक्विवेलेंट लीटर ऐसे हम लोग को यूज करना है, ठीक है, ये इसका यूनिट होता है। ग्राम तुल्यांक बटा आयतन ऐसे भी लिखा होता है किसी किसी किताबों में, तो आप इसको भी मान सकते हैं। तुल्यांक शब्द जहां जुड़ जाए समझ लीजिए वहां नॉर्मेलिटी आना ही है, ये तो पक्का बात है, ठीक है। तुल्यांक, क्योंकि भैया ये ई क्या होता है, तुल्यांक भार होता है। अच्छा अब इसको कैसे निकालेंगे भैया, एक नया आ गया, तो आइए इसको निकालने सिखा देते हैं। तुल्यांक भार जो होता है कैपिटल ई जो होता है, वो निकालने के लिए आपको एक सिंपल फॉर्मूला लगाना होता है, अणु भार यानी कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में एन फैक्टर, ठीक है, एन फैक्टर, एन फैक्टर को हिंदी में संयोजकता बोलते हैं। ये इस तरह से आप कैपिटल ई की वैल्यू निकाल सकते हैं और इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं। क्या रखना है भैया, ऊपर रखना है अणु भार, बटे में नीचे रखना है एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या होता है भैया, संयोजकता। तो ये भैया तीन तरीके से निकाली जाती है, एसिड के लिए निकाल सकते हैं, बेस के लिए निकाल सकते हैं, सॉल्ट के लिए निकाल सकते हैं। अब आइए निकाल के दिखाते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन मतलब ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, ठीक, मिटा दे रहे हैं इसको, चलिए। हाँ भैया देखिए, तुल्यांक भार कैसे निकालते हैं, एसिड के लिए कैसे निकालेंगे भैया, एसिड के लिए, एसिड के लिए उसमें जितने H प्लस निकल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई भी एसिड है कोई भी अम्ल है तो अम्ल क्या देता है भैया, पानी में जाने के बाद H प्लस देता है, तो आपने 10 में पढ़ा होगा। तो जितने भी H प्लस उसमें से निकल सकते हैं वही उसका एन फैक्टर है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया HCl, तो बताइए इसमें कितने H प्लस निकल सकते हैं, एक ही निकल सकता है, तो इसका जो एन फैक्टर है NF है वो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया H2SO4, ठीक है, तो बताइए इसका एन फैक्टर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर जी इसमें H2SO4 यानी दो H निकल सकते हैं, तो आप कहेंगे इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। कुछ कुछ अपवाद भी होते हैं भैया, एक्सेप्शन भी होते हैं इसके, तो एक्सेप्शन मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, जो मेन एग्जाम में आते हैं उसी को मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। आप ये सिंपल तरीके से कर सकते हैं, सिंपल वाले ही बोर्ड में आते हैं, ठीक। तो H2SO4 हो गया, ये NF हो गया, ठीक। अच्छा आगे देखिए, बेस में कैसे करेंगे भैया, एसिड के लिए हो गया, बेस में कैसे करेंगे भैया, बेस में, बेस क्या होता है, बेस ऐसे कंपाउंड होते हैं जो पानी में OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, तो जितने OH माइनस निकल सके वही उसका क्या होता है, एन फैक्टर होता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया NaOH, तो बताइए इसका एन फैक्टर कितना होगा, NF कितना होगा, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ से केवल एक ही OH निकलता है वो दिख रहा है, तो इसका एन फैक्टर कितना लेंगे, एक लेंगे, ठीक। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया इस तरह से कैल्शियम OH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब बताइए इसका एन फैक्टर कितना लेंगे भैया, आप इसका एन फैक्टर कैसे निकाल लेंगे, संयोजकता कैसे निकाल लेंगे, आप कहेंगे सर जी इसमें OH का होल ट्वाइस लगा मतलब ये 2 बार निकलेगा, तो इसका एन फैक्टर जो है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह से आप बेस में निकाल सकते हैं। अच्छा अब बचा एक आखिरी सॉल्ट, लवण, ठीक है, सॉल्ट के लिए कैसे निकालेंगे भैया, तो सॉल्ट आपको इस तरह से कुछ दिया होगा, जैसे मान लीजिए ऐसा दिया होगा NaCl, ठीक है, NaCl दिया होगा, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना होता है भैया, इसमें जितना चार्ज होता है उस चार्ज को इंटू कर लीजिए आपस में और वो आंसर आपको आ जाएगा, केवल नंबर का इंटू करिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए सोडियम का चार्ज होता है +1 और क्लोरीन का चार्ज होता है -1, ये आपको मैंने चार्ज कहाँ बताया भैया, ये मैंने जब IUPAC नेमिंग आपको सिखाया था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, तो उसका जो पहला पार्ट था उसमें मैंने चार्ज लिखवाया है, तो आप जाके उस चार्ज को देख लीजिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सोडियम का चार्ज +1 होता है, क्लोरीन का चार्ज -1 होता है, इन दोनों को आपस में इंटू कर लीजिए, इंटू करना है भैया, केवल नंबर का इंटू करना है, तो यहाँ भी 1 लिखा है तो 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखा है तो 1, इन दोनों का इंटू करिए, कितना आएगा, 1 1 जा 1, तो इसका जो एन फैक्टर होगा NaCl का वो कितना है भैया, 1 आएगा। इसी तरह से मान लीजिए इस तरह लिखा हुआ है Al2 ब्रैकेट में SO4 का थ्राइस, इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा भैया, तो एल्युमिनियम का चार्ज होता है +3 और सल्फेट का चार्ज होता है -2, इन दोनों नंबर को इंटू कर लीजिए, तो यहाँ बचा है 3 यहाँ बचा है 2, इंटू कर लेंगे तो आ जाएगा 6, तो इसका जो एन फैक्टर होगा वो होगा 6। इस तरह से आप किसी का भी एन फैक्टर निकाल सकते हैं सॉल्ट में। तो मैंने भैया तीनों को निकालने बता दिया, एसिड में कैसे निकालेंगे, बेस में कैसे निकालेंगे, सॉल्ट में कैसे निकालेंगे। ज्यादातर इसी पर नॉर्मली लोग क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन ज्यादातर BaCl2 पे आता है, ठीक है, BaCl2 और H2SO4 पे ज्यादा क्वेश्चन आता है भैया। BaCl2 का एन फैक्टर 2 होता है क्योंकि इसका +2 चार्ज होगा, इसका -1 होगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन देते हैं नॉर्मली, तो आप इसको ध्यान रख लीजिए। चलिए भैया, तो ये मैंने आपको एन फैक्टर बता दिया। अच्छा मिटा देते हैं इसको, अब देखो भाई, ठीक है, आप देखो अब क्या करना है। अरे बाबा ओमे बाबा, यहाँ देखो, ठीक, अब क्या करना है भैया, अब हमको लोग को कुछ रिलेशन पढ़ लेना है कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है, और कुछ डेंसिटी वाले जो रिलेशन है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए भैया, सबसे पहले एक संबंध देख लीजिए, रिलेशन देख लीजिए मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में। तो नॉर्मेलिटी बराबर में होता है मोलैरिटी इंटू में एन फैक्टर,
ठीक है, एन फैक्टर को ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये आप रिलेशन याद रखिए भैया, ये भी एक फॉर्मूला होता है, इससे आप अगर मान लीजिए आपको नॉर्मेलिटी दी है तो आप मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं एन फैक्टर का यूज करके, और अगर आपको मोलैरिटी दी है तो आप नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हैं एन फैक्टर का यूज करके। एन फैक्टर में निकालने सिखा दिया, समझता कैसे निकलता है। ठीक है, तो इस रिलेशन को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक रिलेशन और होता है मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में, ठीक है, स्मॉल और कैपिटल एम के बीच में, उसका भी रिलेशन देख लीजिए। क्या होता है भैया, स्मॉल एम बराबर में होता है 1000 इंटू में कैपिटल एम यानी मोलैरिटी अपॉन में 1000 इंटू में डी माइनस मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी इंटू में अणु भार, ठीक है, अणु भार ऑफ सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट यानी विलेय का अणु भार यहाँ पे इंटू करना है। तो ये फॉर्मूला जो होता है ये किसके लिए होता है भैया, ये मोलैलिटी और मोलैरिटी के संबंध में होता है, ये ध्यान रखिएगा। और जहां पर जो स्मॉल डी है ये डेंसिटी यानी घनत्व को रिप्रेजेंट करता है, और ये अणु भार ऑफ सोल्यूट जो विलेय का अणु भार होगा वो यहाँ पे रखना, और ये फिर से मोलैलिटी यहाँ पे। अभी नहीं कि सर जी यहाँ 1000 ये तो काट दें, भैया ये नहीं कर सकता क्योंकि ये दोनों टर्म माइनस में, जब तक ये सॉल्व नहीं हो सकता तब तक ये कटेगा नहीं, ठीक है। एकदम अच्छे से इसको करिए, पंचुच्छुर वाला काम है ना, छुच मैचर बनेगी सर जी काट देंगे, ऐसे कुछ हमें हमें नहीं काट देते भैया तुम, है नहीं तो। हाँ, तो ये पूरा एक साथ रहेगा भैया, जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक काट पीट नहीं सकते, इसको अच्छे से रखना पड़ेगा। तो इस तरह से अब मैंने भैया आपको सारे फॉर्मूले मैंने बता दिए, ठीक है, मोल बता दिया, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन बता दिया सारे, तो सारे बेसिक फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं। अब इसमें चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-3 ठो, ठीक है। जो लंबे क्वेश्चन है उसको नहीं बताएंगे, उस लंबे क्वेश्चन को आप उसमें देख लीजिएगा नोट्स में, अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट करिएगा, उसको किसी वीडियो में बता देंगे। चलिए आइए भैया, तो क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ कुछ, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर चलेगा, आप उसको देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है, इधर है भैया, जस्ट अ सेकेंड। नोट्स ये, चलिए। तो देखिए भैया पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, यदि किसी विलयन में 250 ग्राम विलेय 500 ml विलायक में घुला हो जिसका घनत्व कितना है भैया, 2 किलोग्राम पर लीटर है, तो उस विलयन की मोललता, ठीक है, मोलैलिटी बताइए। दिया गया विलेय जो आपका सॉल्यूट है वो H2SO4 है, ठीक है, सिंपल सा है, इंग्लिश में भी आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा वो चीज नहीं है। विलेय मतलब सॉल्यूट हो गया, और जिसमें घुला है विलायक यानी सॉल्वेंट हो गया, ML तो आप जानते ही हैं। चलिए भैया, तो आप इसको कैसे करेंगे, आइए देख लीजिए लब से। तो देखिए भैया पहले जो जो दिया होता है उसको लब से लिख लिया करिए, तब भी आपको फॉर्मूला समझ आएगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो आपका क्या दिया है भैया, आपका दिया है विलेयन यानी सोल्यूशन में 250 ग्राम विलेय, यानी जो स्मॉल डब्ल्यू का आपको वैल्यू दिया है वो दिया है 250 ग्राम यानी 1 पाव, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, स्मॉल डब्ल्यू का वेट दिया हुआ है। अच्छा, कितने में घोला जा रहा है भैया, 500 ml विलायक में घोला जा रहा है, यानी आपको वॉल्यूम दे दिया, ठीक है, जिसमें घोला जा रहा है उसका वॉल्यूम दे दिया कितना, 500 ml, ये दे दिया भैया, इतने ने दिया है, वॉल्यूम ने दिया है, ठीक है। और इसका घनत्व यानी डेंसिटी दे दिया भैया, डी दे दिया, कितना दे दिया, 2 kg पर लीटर, ये आपको दे दिया डेंसिटी। और पूछ रहा है कि इस विलन की मोललता बताइए, ठीक है, तो आप मोललता कैसे निकालेंगे, तो यही पूछ रहा है। तो मोललता कैसे निकलेगा भैया, यानी स्मॉल m कैसे निकलेगा, और कह रहा है कि जो इसमें घुला है वो कौन है, H2SO4 है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड है। तो H2SO4 की बात चलिए यहाँ पर, ठीक है, H2SO4 यानी ये विलेय है ना भैया, यही ना घुला हुआ है जाकर, तो ये विलेय बन जाएगा। अच्छा, तो कैसे निकालेंगे, तो भैया देखिए ये दिया है, वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी, मोललता पूछ रहा है, तो क्या रिलेशन याद आ रहा है, अभी मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया जिसमें डेंसिटी आए, के फॉर्मूला है भैया इसमें डेंसिटी आता है, वो अभी मैंने लिखवाया, तो आप उसको इस फॉर्मूले पे रख सकते हैं। चलिए तो रखते हैं भैया, तो मोलैलिटी हमें निकालना है, तो इक्वल टू में हम रखेंगे 1000 इंटू में मोलैरिटी, मोलरता, भैया मोलरता तो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो क्या हम निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो भैया मोलरता ऑफ H2SO4, ठीक है, H2SO4 का ही नहीं निकालना है भैया, कितना घुला है, कैसे निकालेंगे, इसका मोल रखेंगे, तो मोल कैसे रखेंगे भैया, इसका दिया गया भार 250 और इंटू में 1000 अपॉन में इसका अणु भार, इसका अणु भार अगर आप निकालेंगे तो 98 आएगा, निकाल के देख लीजिएगा, निकालने आता है ना भैया, सबका भार को ऐड कर देंगे तो अणु भार आ जाता है। हाइड्रोजन का अणु भार 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 16 चौक 48, 16 चौक 64 हो गया, ये 32 हो गया, निकाल देते हैं भैया। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ 2 बार है तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, सल्फर का 32 होता है, और प्लस एक ऑक्सीजन का भार होता है 16, तो 16 चौक कितना होगा, 4 बार लगाए ना तो 64,
ऐड करें कितना भैया आ जाएगा 4 6 7 8 और 6 7 8 9, तो ये 98 आएगा। ठीक है, अणु भार इसका कितना आएगा 98 आएगा। तो यहाँ पे आप रखेंगे 98 और इनटू में वॉल्यूम देखिए यहाँ पे लीटर में नहीं एमएल में दिया है, तो आप डायरेक्ट में एमएल में यूज कर सकते हैं 500, क्योंकि मैंने ऊपर 1000 से क्या कर लिया भैया इनटू कर लिया। ध्यान से काटा पीटी करो भैया, ये 0 से 0, ये फटाफट फटाफट, ये 5 से ये दूनी 10 बार में कट गया। ठीक है, और क्या कटेगा भैया, ये 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8 और 2 नमा 18। अब इसको काट लेंगे भैया, तो यहाँ पर जो है एम एफ एच टू से 4 कितना आ गया, रुकिए इसको काट के देख लेते हैं। 250 डिवाइड बाय में 49, 250 कहाँ है कैलकुलेटर, ये तो 250 डिवाइड बाय में 49 कितना आ रहा है भैया 5.10। ठीक है, लंबा जा रहा है तो आप पॉइंट के बाद 2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोलैरिटी ऑफ H2SO4 ये कितना निकल के आ गया भैया 5.10, ये निकल के आ गया। ठीक है, तो आप ये मोलैरिटी को यहाँ रख सकते हैं, तो आप लिखेंगे 5.10 बटे में 1000 इंटू में डेंसिटी कितना दिया केजी पर लीटर में, सारे एसआई में दिए, उठा के रख लीजिए, यहाँ 2 रख लेंगे माइनस। ठीक है, और क्या बच्चा, ये हो गया इंटू, और माइनस में क्या रखते हैं मोलैरिटी, जो मोलैरिटी वापस आई है उसको यहाँ रखेंगे। ठीक, और इंटू में अणु भार, अणु भार रखेंगे किसका, विलेय का, तो विलेय का अणु भार कितना दिया है, और हाँ ये निकाले ना। ठीक है, 98 निकालो, तो यहाँ पे 98 रख लेंगे। अब भैया इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो आप स्मॉल एम बराबर में इसको इसमें इंटू करिए, इसमें से इसको माइनस करिए, तो देख लेते हैं। ठीक है, 1000 इंटू में 5.10, तो ये आ गया आपका 5100 डिवाइडेड बाई में ये आ जाएगा आपका 2000। ठीक है, मल्टीप्लाई 2000 आ जाएगा, माइनस ये आपका कितना आ जाएगा भैया 5.10 इंटू में 98, ये आ जाएगा आपका 499.8। तो भैया 499.8 को लगभग 500 लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं ना, 8 के करीब तो पहुंच ही गया, तो इसको लगभग 500 लिख लेते हैं। ठीक है, 500। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2000 में से 500 जाएगा, कितना बचेगा भैया 1500 बचेगा, तो ऊपर बचेगा 5100 और नीचे बचेगा 1500। ठीक है, कितना बचेगा भैया 1500, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 51/15 बचा, तो 51 डिवाइडेड बाई में 15, तो ये आपका आ गया 3.4। ठीक है, इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। भैया देखिए आप मोलैरिटी निकाले तो इसका यूनिट लिखना मत भूलिएगा, इसका यूनिट किसमें होता है भैया, ये लिखने के बाद आप लिख देंगे मोल केजी इनवर्स। ठीक है, या मोल पर केजी, क्योंकि भैया इसी में लिखते हैं ना, मैंने यूनिट आपको बता दिया है। तो इस तरह से आप इसका आंसर सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। तो मैंने क्वेश्चन बता दिया, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भैया, जो बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आपको हम बता देते हैं कौन सा बढ़िया है। इक्विवेलेंट वेट हो गया, मोलैरिटी वाला हो गया, एक बढ़िया क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए भैया, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है। इसमें लिखा है एक सल्फ्यूरिक अम्ल में विलयन की मोलता की गणना कीजिए जिसमें H2O का मोल प्रभाव 0.85 है। ये क्वेश्चन आपका बढ़िया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से सुन लीजिए। लिखा है एक सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में, ठीक है, या एक सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन की मोललता की गणना कीजिए, यानी जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 है उसकी मोललता आपको निकालनी है। कब निकालनी है, जब इसमें जल का मोल प्रभाव यानी मोल फ्रैक्शन 0.85 दिया गया हो, तब आपको निकालनी है भैया कितना आएगा। तो देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आइए इसको समझते हैं। तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या चीज दिया है, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, लब से मिटाते हैं भैया, लब से मिटाते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया है भैया, इसको आराम समझिए, मजा आ जाएगा। ठीक, अच्छा अच्छा, एक चीज और बता दे रहे हैं भैया, कभी भी अगर मोल फ्रैक्शन का अगर आप रेशियो लेंगे तो रेशियो में क्या बचेगा, एक यहाँ समझ लिए, फिर इसको समझा दे रहे हैं क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए आप काई ए अपॉन में काई बी का रेशियो लेते हैं। ठीक है, रेशियो मतलब क्या होता है, अनुपात। तो काई ए को आप क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे एन ए अपॉन में एन ए प्लस बी, एन ए प्लस एन बी, बटे में बी के लिए आप क्या लिखेंगे एन बी बटे में एन ए प्लस एन बी, टोटल मोल लिखेंगे। तो देखिए भैया इसका इंटू इसमें होता है, इसका इंटू इसमें होता है ऊपर जाके, तो जब इसका इंटू इसमें होगा तो ये पूरा फ्रैक्शन और ये पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए किसी 2 मोल फ्रैक्शन का अगर आपको रेशियो दिया है काई ए बाई काई बी, तो हमेशा किसके बराबर होता है, मोल ऑफ ए अपॉन में मोल ऑफ बी, इसके बराबर आता है भैया, ये आपको ध्यान रखना है। मैं जिंदा है, हाँ जिंदा है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला ये भी। ठीक है, इसको तो आप निकाल सकते थे लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, अगर आप ध्यान रखेंगे तो अच्छी बात है कि कोई भी 2 मोल फ्रैक्शन का रेशियो जो होता है वो उन दोनों के मोल्स के रेशियो के बराबर होता है। ठीक, चलिए यहाँ पर हो गया, ये भी आपको क्वेश्चन करने में मदद करेगा, मिटा देते हैं।
आइए बड़ू देखते हैं नया क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि H2SO4 है, ठीक है, H2SO4 है, ठीक। इसका हमें चाहिए मोललता यानी स्मॉल m चाहिए। तो H2SO4 मोलैलिटी, मोलैलिटी, ठीक है, ये कितना होगा जब पानी का मोल प्रभाव यानी काई ऑफ H2O, ये हमें देख रखा है 0.85, ठीक है, ये हमें इतना दे के रखा है। तो ये पूछ रहा है कि इसका कितना आएगा, H2SO4 का मोलैलिटी कितना आएगा। तो कैसे निकालेंगे भैया, लब से कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले आप मोलैलिटी का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मोलैलिटी बराबर में होता है मोल पर आयतन, और आयतन किसमें होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक। अब भैया आप कहेंगे सर जी इसमें कहीं भार और दिया ही नहीं है तो मोल कैसे निकालेंगे, आयतन का कुछ अति पता नहीं है। तो भैया मैंने क्या बोला, अगर कोई चीज जो है विलायक, ज्यादातर पानी ही लेते हैं, देखिए यहाँ पर भी पानी दिया हुआ है, तो अगर आपको भार वगैरह वो ना दे तो आप अपने से इसको एक मान सकते हैं, 1 लीटर 1 केजी इसमें ही मानिएगा, जो एसआई होता है उसमें मानना है। तो यहाँ पर पानी का कोई भार नहीं दिया है तो आप इसको कितना मान लेंगे, 1 केजी ही मान लेंगे। तो नीचे क्या हो जाएगा भैया, 1 केजी हो जाएगा। हम यहाँ मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, अगर नहीं दिया होगा तब अज्यूम करना है भाई, नहीं कि दिया रहे 500 ग्राम, सर जी हम 1 केजी मान के चलेंगे, आप तो बोले थे भैया लुल हो तुम, क्या हो पंचुचुर, हम बोले जब नहीं दिया तब मानना है। तो इसमें अज्यूम कर लेना है भैया कि इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ H2O कितना मान लेंगे हम, 1 केजी मान लेंगे, ठीक। 1 केजी मतलब कितना ग्राम हो गया भैया, 1000 ग्राम हो गया, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बताइए 1 रख दूंगा तो सिर्फ क्या बचेगा, मोलैलिटी बराबर हो जाएगा मोल के, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि नीचे क्या आ गया, 1 आ गया। तो अगर मैं मोल की वैल्यू कैसो कैसो निकाल दूं, ठीक है, अगर मैं मोल की वैल्यू कभी भी निकाल दूं तो भैया ये मोल जितना भी आएगा वही हमारी क्या आ जाएगी, मोलैलिटी आ जाएगी। सिंपल सा ये हमें कॉन्सेप्ट यहाँ दिख रहा है, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो गया, 1 हो गया। तो भैया चलिए मोल कैसे निकालेंगे हम देख लेते हैं। तो भैया मोल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए काई ऑफ H2O दिया है इतना, तो आप मुझे ये बताइए क्या आप काई ऑफ H2SO4 निकाल सकते हैं, कितना आएगा। बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर जी ये और ये एक ही ब्लेड में घुले हैं, यानी इसका और इसका सम, यानी काई ऑफ H2O प्लस काई ऑफ H2SO4 का सम हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आ गया। फॉर्मूला मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, जिसमें से आपको इसकी वैल्यू दी है इतना, तो आप इसका कितना लिखेंगे, तो आप लिखेंगे काई ऑफ H2SO4, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो लिखेंगे 1 माइनस इसका कितना वैल्यू दिया है 0.85। तो बताइए आपको काई ऑफ H2SO4 कितना आ गया भैया, काई ऑफ H2SO4 यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से इसको माइनस कर लेंगे भैया, ठीक है। तो माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.85, तो ये आ जाएगा लगभग 0.15, ठीक है, ये आ जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। तो भाई देखिए आपको पानी का मोल फ्रैक्शन मिल गया और आपको H2SO4 का मोल फ्रैक्शन मिल गया। अब आप मोल कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि 2 मोल फ्रैक्शन का रेशियो बराबर होता है उन दोनों के मोल्स के। तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं कि काई ऑफ, ठीक है, H2SO4 बटे में काई ऑफ H2O, ये बराबर होगा मोल ऑफ H2SO4 के और बटे में मोल ऑफ H2O के, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। जिसमें से आपको ये वैल्यू पता चल गई, वहां से ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दिया था, ठीक है। ये वैल्यू तो आपको निकालना है, मोल ऑफ H2SO4 तो निकालना है भैया ना, क्योंकि जब ये निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली हो गया इसके। अच्छा बस हमें मोल ऑफ H2O चाहिए, ये हम कैसे निकालेंगे, तो भैया मोल ऑफ H2O निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका दिया गया भार बटा में अणुभार रख लेंगे, ये नहीं निकालते हैं भैया मोल करने के लिए। तो इसका दिया गया भार, कितना भार माने भैया, तो अब देखिए आपने यहाँ भार मान लिया ना, यही तो है भैया आपका आयतन, आपने भार मान लिया कि उतना दिया हुआ है, इसी को आप भार समझ लीजिए भैया। आपने कह दिया 1000 ग्राम के बराबर होता है, और भार हमेशा ग्राम में रखना होता है। तो आप जो है इसको लिख सकते हैं कैसे, इसको आगे यहाँ बढ़ा लेते हैं। तो आप पानी को लिख सकते हैं दिया गया भार कितना 1000 ग्राम बटा में इसका अणुभार। अणुभार कैसे निकालेंगे भैया, H2O फॉर्मूला होता है, पानी का 2 हो जाएगा और एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 2 18, तो अणुभार हो जाएगा 18, ठीक है। तो 1000 ग्राम बटा में 18, जब इसको डिवाइड देंगे तो ये लगभग आता है 55.55, इतना आता है। तो बताइए भैया ये वैल्यू भी मिल गया कि नहीं मिल गया, बिल्कुल मिल गया। तो ये वैल्यू मिल गया, ये वैल्यू मिल गया, ये वैल्यू मिल गया, तो ये निकल जाएगा, हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं मोल ऑफ H2SO4 बराबर के काई ऑफ H2SO4 कितना आया भैया 0.15
इनटू में, ये नीचे डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लिखेंगे 55.55, ठीक है, और डिवाइडेड बाय में ये काई ऑफ H2O, काई ऑफ H2O कितना दिया था भैया, ये दिया है 0.85। तो भैया अब इन सबको डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से मोल ऑफ H2SO4 निकल के आ जाएगा, ठीक है, वो कितना आएगा भैया, इसको हम यहाँ डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.15 इंटू में 55.55.55, तो ये आ रहा है 8.3325 और इसको डिवाइड करना है किससे 0.85, तो भैया ये आ रहा है लगभग 9.8 मोल। तो भैया ये आपका आंसर निकल के आ गया। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा 9.8। तो देखिए भैया मैंने आसान से कॉन्सेप्ट लगा के इसको सॉल्व कर दिया। तो अगर आप भी इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आपको उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा नोट्स में, उसको भी आप लगाएंगे तो आपका हो जाएगा। पाप में भी आप कर सकते हैं भैया आराम से, और आप स्कूल कोचिंग वगैरह में भी आप करते होंगे, अलग अलग मॉड्यूल लगाते होंगे, तो उससे भी आपका बेसिक प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है। तो मैंने सिंपल क्वेश्चन करके आपको बताया है, और जो भी क्वेश्चन आपको हार्ड लगे उसको आप टाइप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसको भी मैं किसी वीडियो में बना के समझा दूंगा, ठीक। चलिए भैया, तो बस आज के लिए इतना ही काफी है। ये आपका पहला पार्ट जो है सोल्यूशन का खत्म हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, नहीं सब फॉर एंटरटेनमेंट म्यूजिक नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सभी को शुभ रात्रि, बड़ो बाय बाय, और देवी और सोच रो, नमस्कार, 2 मिनट्स।